हेलो स्टूडेंट्स। हमारे कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोडिक्टियन, यानी कि हाइड्रोडिक्टियन की कायिक संरचना, जिसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोडिक्टियन को वाटर नेट कहते हैं। पानी के ऊपर ये जाल की तरह होता है और इसकी कोशिकाएं अपने आप को हेक्सागोनल या पेंटागोनल रूप से व्यवस्थित करके एक पूरे सिनोबियम का निर्माण करती हैं। हाइड्रोडिक्टियन के जाल की ये स्पेशलिटी है कि इसके अंदर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे छोटी छोटी मछलियां हैं, समुद्री घोंगे वगैरह हैं, जो भी जलीय जानवर हैं वो इसके नेट में फंस जाते हैं और उनकी कई बार डेथ भी हो जाती है। आज हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन हाइड्रोडिक्टियन या हाइड्रोडिक्टियन में जनन। हाइड्रोडिक्टियन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। हाइड्रोडिक्टियन के अंदर कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों ही पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन जो है वो केवल फ्रेगमेंटेशन या विखंडन से होता है। इसका जो सिनोबियम है वो कई बार छोटे छोटे पीसीज में टूट जाता है। पीसीज में टूटने का कारण क्या होता है कि पानी का बहाव बहुत तेज हो जाए एकदम से, या कोई एनिमल इस जाल को काट ले। एनिमल बाइट की वजह से अगर ये जाल कट जाए तो ये जाल छोटे छोटे टुकड़ों में, वाटर नेट जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और हर फ्रेगमेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नया सिनोबियम बना सके। यानी कि हर सिनोबियम जो फ्रेगमेंट है उसकी कोशिकाएं डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के समसूत्री विभाजन से वो नया सिनोबियम बनाने में सक्षम होती है। तो इस तरह से इसके अंदर कायिक जनन पाया जाता है। ये आप देखो, ये पूरा जाल है इसका हाइड्रोडिक्टियन का। आप देख सकते हो इसके अंदर ही छोटे छोटे एनिमल्स भी फंस जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। इस जाल में से ही छोटा टुकड़ा टूट करके अलग हुआ और उसने एक नई कॉलोनी बनानी शुरू कर दी, एक नया सिनोबियम बन जाता है। सेकंड आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पौधों में या एल्गी की ही बात करें तो एल्गी के अंदर अलैंगिक जनन हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल होती हैं उस समय एल्गी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। अलैंगिक जनन इसके अंदर पाया जाता है। हाइड्रोडिक्टियन के अंदर अलैंगिक जनन जूस्पोर्स के द्वारा होता है। जिस सेल में जूस्पोर बनते हैं उस कोशिका को जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणुधानी कहा जाता है। सिनोबियम की सभी कोशिकाओं में जूस्पोर्स बनाने की क्षमता होती है। जिस भी कोशिका में जूस्पोर्स बनने हैं, या कह सकते हैं कि जो भी कोशिका जूस्पोरेंजियम की तरह कार्य करती है उसके अंदर पहले फूड मटेरियल एकत्रित हो जाता है और पायरिनॉइड्स इकट्ठे हो जाते हैं। और चूंकि कोशिका सिनोसिटिक होती है, मल्टीन्यूक्लिएट होती है और उसका प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होकर के 7,000 से 20,000 तक न्यूक्लियस बना लेता है। तो इस तरह से एक जूस्पोरेंजियम के अंदर 7,000 से लेकर 20,000 तक न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये डिवीजन बहुत फास्ट होता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म भी उतने ही टुकड़ों में टूट जाता है जितने उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। अब हर न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के अपने चारों तरफ एक छोटी सी मेम्ब्रेन बनाता है और एक द्विकशाभिकीय चल बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। इनके अंदर जो कशाभिकाएं पाई जाती हैं वो दोनों एक जैसी होती हैं और वीप्लेश होती हैं, आइसोनॉट होती हैं और वीप्लेश होती हैं, चिकनी होती हैं। अब ये जूस्पोर्स जो बने हैं, कितने 7,000 से लेकर 20,000 तक जो जूस्पोर्स बने हैं, ये जूस्पोरेंजियम से बाहर नहीं आते हैं। ये उस जूस्पोरेंजियम के अंदर ही स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। और चूंकि इनमें कशाभिकाएं होती हैं इसलिए ये आराम से उस समय तैरते रहते हैं। कुछ समय बाद ये जूस्पोर्स फ्लैजिलास को छोड़ देते हैं, इनके फ्लैजिलास खत्म हो जाते हैं और हर जूस्पोर एक केंद्रकीय सिलिंड्रिकल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हर सेल धीरे धीरे अपने आप को
हेक्सागोनल या पेंटागोनल के नेट के रूप में व्यवस्थित करना शुरू करती हैं। यानी कि सेल्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेती हैं कि एक हेक्सागोनल या पेंटागोनल स्ट्रक्चर का एक नेट बन जाता है। तीन तीन कोशिकाएं जुड़ती जाती हैं और एक नेट हेक्सागोनल पेंटागोनल शेप का बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से एक नई कॉलोनी बन जाती है। तो ये कहाँ बनी है? जूस्पोरेंजियम के अंदर ही एक कॉलोनी पूरी की पूरी बन जाती है। अब ये कॉलोनी जब जूस्पोरेंजियम की वॉल रप्चर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ये जो कॉलोनी है वो बाहर आती है और पानी के अंदर तैरती रहती है। इस नई कॉलोनी के अंदर कोशिकाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसमें पहले ही कोशिकाएं फिक्स हो जाती हैं कि कितनी कोशिकाएं बननी है। जितनी सिनोबियम में पहले होती हैं, पेरेंट सिनोबियम में होती हैं, उतनी ही कोशिकाएं नवजात कॉलोनी के अंदर भी बनती हैं। अब सिर्फ कोशिकाओं का साइज बढ़ता है। तो सिनोबियम का साइज बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती है। ये आप देखो, यहाँ पर ये एक कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। और यहाँ भी हम यही देखें, ये बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ये जाल है पूरा, ये कुछ कोशिकाएं दिखाई, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब एक कोशिका को अगर हम लेके चलें तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ये सारे के सारे न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेते हैं। ये डिवाइड होते हैं पहले तो 7,000 से लेकर 20,000 तक ये अपने न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब उतने ही ये प्रोटोप्लाज्म के टुकड़े बन जाते हैं और सारे टुकड़े छोटे 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 अपना अपना साइटोप्लाज्म लेकर के एक एक जूस पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप देखो, यहाँ पर जूस पोर्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब ये जूस पोर्स धीरे धीरे अपने फ्लैजिलास छोड़ देते हैं और ये आप देखो वाई के शेप में सेल्स अपने आप को अरेंज करती हैं और एक हेक्सागोनल या पेंटागोनल नेट की तरह से अपने आप को इस सेल के अंदर ही व्यवस्थित कर लेती हैं। अब ये सेल की वॉल रप्चर हो जाती है और ये थैलस वापस बाहर आ जाता है। ये सिनोबियम वापस बाहर आ जाता है और फ्लोट करता है पानी के ऊपर। तो इस तरह से इस एक कोशिका से, किसी भी एक कोशिका से एक पूरी का पूरा नेट जो है वो बन जाता है। यहाँ पर भी वही चीज क्लियर की गई है कि ये जूस पोर्स बने। ये जूस पोर्स इस तरह से दिखाई देते हैं शुरू में। अब ये धीरे धीरे अपने फ्लैजिला जब छोड़ दिए इन्होंने, तो ये अपने आप को ये देखो वाई के शेप में अरेंज करना शुरू करते हैं। तीन तीन कोशिकाओं का ये समूह बनाते हैं इस तरह से। ये तीन कोशिकाएं हैं, एक साथ जुड़ती है इंटीरियर पार्ट से और ये एक नेट की तरह से अपने आप को व्यवस्थित करती हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये नेट के रूप में व्यवस्थित है। तो ये एक सेल के अंदर पूरा का पूरा जो है सिनोबियम बन जाता है। तो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हाइड्रोडिक्टियन में अलैंगिक जनन, जो कि हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि कब होता है? जब परिस्थितियां प्रतिकूल होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस खत्म होने लगती हैं, तो उस समय एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रोडिक्टियन के अंदर लैंगिक जनन आइसोगैमस होता है, समयुग्मकी होता है। यानी कि जो दो फ्यूज होने वाले गैमीट्स हैं, दो युग्मक हैं, वो एक ही थैलस से आते हैं और एक ही जैसे होते हैं। सिनोबियम की कोई भी कोशिका गैमेटेंजिया की तरह कार्य करती है। गैमेटेंजिया क्या है? वो कोशिका जिसके अंदर की युग्मक बनते हैं, युग्मक धानी जिसको हम कहते हैं। तो गैमिट्स जो होते हैं वो गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं और कोई भी कोशिका जिस तरह से जूस्पोरेंजियम बनाती है उसी तरह से गैमेटेंजिया भी बनाती है। और उसी प्रोसेस की तरह से जिस तरह से जूस्पोर्स बनते हैं, गैमेट्स भी बिल्कुल उसी प्रोसेस में बनते हैं, लेकिन नंबर ऑफ गैमेट्स जो है वो ज्यादा होता है। गैमेट्स की संख्या 30,000 से 1 लाख तक होती है और इनका साइज जूस्पोर्स की तुलना में छोटा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जूस्पोर्स मदर सेल से बाहर नहीं आते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दे आर लिबरेटेड इंडिविजुअली थ्रू अ पोर इन द पेरेंट सेल वॉल एंड स्विम फ्रीली इन वाटर। यानी कि वो पेरेंट सेल वॉल के अंदर एक छेद बन जाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे ये जो गैमीट्स बनते हैं ये पानी में बाहर आ जाते हैं और तैरते रहते हैं। ये सभी गैमेट्स यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं एंड बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि द्विकशाभिकीय होते हैं। हाइड्रोडिक्टियन मोनोइशियस होता है, यानी कि होमोथैलिक होता है, अर्थात जो गैमेट्स हैं वो एक ही सिनोबिया से आते हैं और दो एक जैसे गैमेट्स आपस में लेटरल साइड से फ्यूज होते हैं और चतुर्कशाभिकीय जायगोट का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे अब ये जायगोट अपने फ्लैजिला
और अपना साइज बढ़ा लेता है, गोल हो जाता है और अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति सिक्रीट कर लेता है। शुरू में ये जायगोट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बाद में इसके अंदर हिमेटोक्रोम डेवलप हो जाता है, जिसके कारण कि ये रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है। अब जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, ये जायगोट एज इट इज पानी के अंदर सेटल रहता है, नीचे धरातल में बैठा रहता है। ये आप देखो, ये दो गैमेट्स हैं एक जैसे, दोनों आपस में फ्यूज हुए और जाइगोस्पोर बना देते हैं। अब ये फिर आगे जाइगोस्पोर का अंकुरन है, वो भी हम देखते हैं। अब जाइगोस्पोर सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को टॉलरेट कर सकता है, सह सकता है। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, स्प्रिंग सीजन आता है, इसका न्यूक्लियस मेयोसिस के द्वारा डिवाइड होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके न्यूक्लियस में, और 4 या कभी कभी 8 एक केंद्रिकीय द्विकशाभिकीय चल बीजाणु बनते हैं। उनको हम जूस्पोर्स भी कहते हैं, गोनिडियोस्पोर्स भी कहते हैं और मियोस्पोर्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं, इसीलिए हम इसको मियोस्पोर्स भी कहते हैं। ये बहुत स्लोली मूव करते हैं और इनके अंदर डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब इस जायगोट की वॉल जो है, ये जाइगोस्पोर की जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और ये चारों जूस्पोर्स बाहर पानी में तैरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी इनके अंदर कशाभिकाएं पाई जाती हैं। कुछ समय बाद इनकी कशाभिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ये अपनी कशाभिकाएं छोड़ देते हैं और रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, अपने चारों तरफ मोटी भित्ति सिक्रीट करते हैं। और लेकिन इनकी जो भित्ति, अब जो इनके चारों तरफ भित्ति बनती है वो स्टार शेप होती है, तारे की आकृति की होती है, और इसीलिए इनको हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन्स या पॉलीएडर्स। अभी आपको इसका डायग्राम फोटोग्राफ दिखाऊंगे। इस स्टेज को भी पॉलीहेड्रॉन स्टेज कहा जाता है। अब कंडीशन जैसे ही फेवरेबल आना शुरू होती हैं, अच्छे से हो जाती हैं, कंडीशन अनुकूल हो जाती हैं, तो हर पॉलीहेड्रॉन का न्यूक्लियस बार बार विभाजित होकर के करीब 200 से 300 एक कोशिकीय जूस्पोर्स पुनः बनाता है। अब ये जूस्पोर्स पानी में एकदम से बाहर नहीं आते हैं, बल्कि पॉलीहेड्रॉन के अंदर एक वेसिकल पाई जाती है, उसके अंदर ये फ्लोट करते रहते हैं। धीरे धीरे ये अपने फ्लैजिला छोड़ देते हैं और अपने आप को नेट के रूप में व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं और एक नया सिनोबियम बना लेते हैं। इसको हम नवजात कॉलोनी कहते हैं। जब पॉलीहेड्रॉन की वॉल पानी में गल जाती है, तो ये कॉलोनी, नवजात कॉलोनी, पानी के अंदर फ्री हो जाती है और अपना साइज बढ़ा करके एक नए सिनोबियम की तरह फंक्शन करती है। कभी कभी हाइड्रोडिक्टन के अंदर पार्थेनोजेनेसिस भी देखा गया है, अनिषेक जनन भी देखा गया है। अनिषेक जनन का मतलब कि गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि एक गैमेट सीधे ही पॉलीहेड्रॉन बनाता है और उस केस में नया सिनोबियम बनाता है। तो अनिषेक जनन के द्वारा भी, यानी कि गैमेट्स फ्यूज नहीं हुए तो उनके अंदर मेयोसिस भी नहीं होगा, मेयोसिस नहीं होगा तो रहेंगे तो वो हैप्लॉइड ही, लेकिन वो एक जूस्पोर की तरह होंगे, वो मियो जूस्पोर्स नहीं कहलाएंगे। ये आप देखो यहाँ पर, ये एक सेल है, इसके अंदर गैमेट्स बने, ये गैमेट्स दो एक दूसरे के पास पास आए, लेटरल साइड से एक दूसरे से फ्यूज होंगे, इनके फ्लैजिला खत्म हो जाएंगे और ये जायगोट बना देंगे। अब इस जायगोट के अंदर मेयोसिस होगा तो 4 जूस्पोर्स बनेंगे, जिनको कि हम मियो जूस्पोर्स भी कहते हैं। ये चारों मियो जूस्पोर्स इस वॉल को रप्चर करके बाहर आएंगे और पानी में तैरने लगेंगे, फिर अपने फ्लैजिला छोड़ देंगे। अब ये अपने चारों तरफ एक एक, चारों जूस्पोर्स अपने चारों तरफ एक एक मोटी भित्ति सिक्रीट करेंगे, लेकिन इस भित्ति की अब शेप क्या होगी, स्टार की आकृति की, इसीलिए इसको हम पॉलीहेड्रॉन या पॉलीएडर्स भी कहते हैं। अब सबके अंदर एक एक न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है। यहां तक ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, यहाँ ये जायगोट जब बना था वहां डिप्लॉइड था न्यूक्लियस, बाकी सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड है या अगुणित है। अब ये जो अगुणित न्यूक्लियस है पॉलीहेड्रॉन का, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा और बहुत सारे जूस्पोर्स पुनः बन जाएंगे। अब ये जूस्पोर्स इस वेसिकल के अंदर ही फ्लोट करते रहेंगे और धीरे धीरे अपने फ्लैजिलास को छोड़ देंगे और अपने आप को सेटल करना शुरू करेंगे और एक नया सिनोबियम बना देंगे। इसका थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ देखें कि ये पॉलीहेड्रॉन का एक सिंगल न्यूक्लियस है
इसके अंदर बार बार विभाजन होने से ये छोटे 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 जूस्पोर्स बन गए और यही अपने आप को व्यवस्थित करके नया सिनोबियम बनाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोडिक्टियन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब आता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र। हाइड्रोडिक्टियन का जीवन चक्र भी हैप्लॉन्टिक होता है, यानी कि पूरी लाइफ में डिप्लॉयड स्टेज केवल जायगोट के द्वारा प्रदर्शित होती है, बाकी सारी स्टेजेस जो है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती हैं। इसके अंदर डोमिनेटिंग फेज गैमेटोफिटिक ही होती है, मेन प्लांट जो है वो गैमेटोफिटिक होता है, हैप्लॉइड होता है और दो हैप्लॉइड गैमेट्स मिलकर के जायगोट बनाते हैं जो कि 2n हो जाता है। जायगोट या जाइगोस्पोर्स मेयोसिस से पुनः हैप्लॉइड सेल्स बना देता है या हैप्लॉइड कॉलोनी बना देता है। तो इस तरह से हैप्लॉइड फेज डोमिनेटिंग होती है, अगुणित अवस्था जो है मुख्य रूप से पाई जाती है और द्विगुणित अवस्था केवल जायगोट के द्वारा ही प्रदर्शित होती है। यहां हम देख सकते हैं डायग्रामेटिक, ये हाइड्रोडिक्टियन। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो जूस्पोर्स के द्वारा हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डॉटर कॉलोनी बन गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमिट्स के द्वारा होता है, आइसोगैमस होता है, दो गैमिट्स आते हैं, एक जैसे गैमिट्स फ्यूज हुए, जायगोट बनाया, उसमें मेयोसिस हुआ, मियोस्पोर्स बने, यहाँ फिर एन हो गया वापस, फिर उससे पॉलीहेड्रॉन बना, पॉलीहेड्रॉन में पुनः जूस्पोर्स बने और वो जूस्पोर्स मिलकर के एक पूरी की पूरी कॉलोनी या सिनोबियम बना देते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोडिक्टियन के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। सो ये तो था हाइड्रोडिक्टियन की लाइफ साइकिल, हाइड्रोडिक्टियन का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन हाइड्रोडिक्टियन। थैंक यू।